इंश्योरेंस क्लेम का रिवीजन करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम में दो पोर्शन है, एक लॉस ऑफ स्टॉक, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि किसी आदमी के पास मान लीजिए एक लॉस ऑफ स्टॉक का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके गोडाउन में स्टॉक वगैरह रहता है तो उसने उसको इंश्योर करा के रखा है, और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम अस्योर्ड है, जिसको पॉलिसी वैल्यू बोलते हैं, वो मान लीजिए 4 लाख रुपए का है। साल का वो मान लो 15,000 रुपये प्रीमियम देता है, प्रीमियम को पीएल में भेजता रहता है। इंश्योरेंस 4 लाख का है, जिसको पॉलिसी वैल्यू बोलते हैं। कहां काम कैसे आएगा बाद में बताता हूं। अब मान लीजिए कि उसके गोडाउन में आग लग गया, और जब गोडाउन में आग लगा तो टोटल जो स्टॉक उसके पास था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो था मान लीजिए 7,10,000 रुपया का। दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, टोटल स्टॉक। उसमें से कुछ स्टॉक को बचा लिया गया वो था करीब 5 लाख रुपया, और कुछ स्टॉक का जो जल गया था, लेकिन उसका जो स्क्रैप वैल्यू आप लोग बोलते हो वो था मान लो 20,000 रुपया। तो सैल्वेज और स्क्रैप को आप एक साथ जोड़ के लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक तरह से रिकवरी है। 5 लाख का तो माल जला ही नहीं और 20,000 का स्क्रैप मिल गया, तो उसको इवेंचुअली जो टोटल लॉस हुआ वो है 1,90,000 रुपया। अब इस 1,90,000 रुपया के लॉस के लिए वो एंटाइटल्ड है, इसका वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि उसके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी 4 लाख की है और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 7,10,000 का है, तो देयर विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज बोलता है कि अगर आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से पॉलिसी वैल्यू छोटा होता है तो आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलता है, और अगर आपका पॉलिसी वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा, फुल लॉस विल बी एडमिटेड एज क्लेम। पर क्योंकि इस केस में पॉलिसी वैल्यू इज लेस, तो एवरेज क्लॉज विल बी अप्लाइड एंड द क्लेम अमाउंट विल बी द लॉस अमाउंट इनटू द पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फॉर्मूला है लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक। अब अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन मारेंगे तो आएगा 1,07,042 रुपया। अब कई लोग सोचते हैं यार मेरा तो लॉस सिर्फ 1,90 का ही हुआ था और मेरा तो 4 लाख का पॉलिसी था, तो हमको तो 1,90 का क्लेम मिल जाना चाहिए था। ये एवरेज क्लॉज की वजह से आपका गेम बिगड़ गया। भले आपका लॉस 1,90 का हुआ, भले आपकी पॉलिसी 4 लाख की थी, पर 4 लाख की पॉलिसी 7,10,000 के स्टॉक के अगेंस्ट में थी। मीन्स यू आर अप्रोक्सीमेटली 40% ओनली इंश्योर्ड। 40 तो नहीं बोलूंगा, 56% इंश्योर्ड रफली। तो आप अगर 56% इंश्योर्ड हैं, 7-10 का स्टॉक रखते हैं, 4 लाख की ही पॉलिसी रखते हैं, तो जितना लॉस होगा उसका भी तो 56% ही आपको क्लेम मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज। अब आइए हम लोग चलते हैं कि पॉलिसी वैल्यू तो डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है कि मेरी पॉलिसी कितने की है। लॉस कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। सैल्वेज और स्क्रैप तो बाद की बात है, लॉस बैलेंसिंग फिगर आता है। एवरेज क्लॉज इजी है समझना। मेन प्रॉब्लम है 7,10,000 कैसे आया। 7,10,000 क्या है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कैसे आया? आंसर इज, अगर हम स्टोर्स लेजर बनाते हैं, स्टोर्स लेजर जहां पे वो आप लोग फीफो लीफो का स्टोर्स लेजर पढ़ा होगा, ओपनिंग, रिसीट, इशू, क्लोजिंग करके बचपन में 11th-12th में या बीकॉम में। तो अगर स्टोर्स लेजर बनता है तो स्टोर्स लेजर से पता चल जाएगा कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। खत्म बात। अगर स्टोर्स लेजर नहीं बनता है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के पता करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है करंट ईयर की बिगिनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अप्रैल से लेकर के मार्च ईयर एंडिंग करता हूं
और मान लो मेरा करेंट ईयर में 16 जून 2020 को फायर लगा, तो 16 जून 2020 का मेरा स्टॉक कितना है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्योंकि 16 जून 2020 को फायर लगा। और मान लो ये 16 जून 2020 का स्टॉक का अमाउंट ही 7,10,000 है, विच इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये पता कैसे करेंगे, मान लो ये स्टोर्स लेजर हम नहीं बना रहे, तो हमको एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग कहां से कहां तक का, आंसर इज 1 अप्रैल 20 से लेके 16 जून 20 तक। एक अप्रैल 20 से लेकर 16 जून 20 तक क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों, क्योंकि रियल ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग का जैसा है, एक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, स्टॉक निकालने के लिए। अब सर उसमें करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। सर कहां से लाएंगे, पिछले साल का अप्रैल टू मार्च का क्लोजिंग की स्टॉक में मार्च का क्लोजिंग की स्टॉक होगा, ले आएंगे। इस 3.5 महीना का, अप्रैल में और जून का आधा 2.5 महीना का परचेज लिख लेंगे। 2.5 महीना का वेजेस होगा तो लिख देंगे, 2.5 महीना का कैरेज इनवर्ड होगा तो लिख देंगे, 2.5 महीना का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो लिख देंगे, 2.5 महीना का सेल लिख देंगे। ये सारे फिगर 2.5 महीने के हैं, वो रिकॉर्ड से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 2GP रेशियो लगा के निकालेंगे। वो इस सेल, मान लो सेल है 50 लाख का, तो इस सेल का जीपी परसेंटेज मान लो 20% है, तो वो 20% निकाल करके जीपी निकाल लेंगे। और जीपी जब आ जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक रियल डेटा है पिछली बैलेंस शीट से, परचेज वेजेज कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स रियल डेटा है फिनेंशियल बुक से। जीपी अज्यूम्ड फिगर है, हाइपोथेटिकल फिगर है, सोचा हुआ फिगर है, लेकिन इस सोचे हुए फिगर को इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है, तभी तो हम सोच के लिख रहे हैं। इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि आप जीपी हाइपोथेटिकली निकाल सकते हो, अज्यूम्ड फिगर पे निकाल सकते हो, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आता है। लेकिन ये काम ऐसा तब करने मिलता है अगर आपका स्टोर्स लेजर आप नहीं बना रहे हो, नहीं तो स्टोर लेजर से आपको 7,10,000 रुपीज कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जीपी जो हम बार बार बोल रहे हैं अज्यूम्ड फिगर है, ये उतना भी अज्यूम्ड नहीं है। कैसे, क्योंकि ये जीपी परसेंटेज पिछले साल के ट्रेडिंग से आया है। मतलब जीपी परसेंटेज 20% ही हम क्यों लिए, बिकॉज 20% इज माई जीपी परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। तो इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि इन द केस ऑफ फायर, टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, you will use the GP percentage of last year। तो लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज हम कैसे निकाले होंगे, लास्ट ईयर का मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ होगा अप्रैल टू मार्च का, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 का। उस ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी बाई सेल्स करके जीपी रेशियो हम निकाल लिए, वही जीपी रेशियो को हम यहां यूज कर लिए। कई इंश्योरेंस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है इन द इवेंट ऑफ फायर जीपी रेशियो विल बी यूज्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स जीपी रेशियो। तो उस केस में पिछला साल यानी 1920, 18-19, 17-18, 1920, 18-19, 17-18, 3 साल का ट्रेडिंग बना करके 3 साल का जीपी रेशियो निकाल करके उसका एवरेज निकाल करके, दैट एवरेज विल बी यूज्ड हियर टू फाइंड द जीपी एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों में से कौन सा लेना है, पिछले साल का लेना है या पिछले 3-4 साल का एवरेज जीपी परसेंटेज लेना है, ये क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा। अगर डेटा आपको 1 साल का दिया हुआ है तो फिर पिछले साल का जीपी परसेंटेज ले लीजिएगा। डेटा 3-4 साल का दिया हुआ तो इंडिकेशन यही है कि पिछले 3-4 साल का एवरेज जीपी परसेंटेज यूज कर लीजिएगा। क्लोज। अब इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी है। नंबर 1 कि अगर आपके लास्ट ईयर में जिस साल का आप ट्रेडिंग बना के जीपी रेशियो निकाल रहे हो और करंट ईयर में जो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल रहे हो, क्योंकि लास्ट ईयर का ट्रेडिंग जीपी रेशियो निकालने के काम आता है, करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने के काम आता है। अगर उसमें कोई अबनॉर्मल स्टॉक है, अबनॉर्मल गुड्स है, स्लो मूविंग एक्सेस फास्ट मूविंग गुड्स है, ज्यादा या कम प्रॉफिट करने वाली गुड्स है,
अलग सी लगने वाली कोई गुड्स है, डिफरेंट टाइप की गुड्स है, डैमेज्ड गुड्स है, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग को भी और मेमोरेंडम ट्रेडिंग को भी 2 कॉलम का बना लीजिएगा, नॉर्मल गुड्स, अबनॉर्मल गुड्स, दोनों को 2 कॉलम का बनाइएगा, ट्रेडिंग को भी और मेमोरेंडम ट्रेडिंग को भी प्लीज, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। और स्टॉक वगैरह को कॉस्ट पे वैल्यू कीजिएगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे नहीं, क्योंकि हम लोग ये पर्पस के लिए बना रहे हैं, रियल बुक्स का पार्ट नहीं है। कॉस्ट पे लीजिएगा, नहीं तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर रॉन्गली निकल जाएगा। तो अब नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में ना अब नॉर्मल गुड्स जो गंदा वाला गुड्स है ना आपका, उसका कॉलम रहेगा, और नॉर्मल गुड्स आपका नॉर्मल वाला कॉलम रहेगा सब कुछ। और नॉर्मल वाले गुड्स से जो जीपी परसेंटेज आया है ना, उसी जीपी परसेंटेज को मेमोरेंडम ट्रेडिंग में यूज कीजिएगा। अब नॉर्मल गुड्स का तो जीपी परसेंटेज में जीपी नेगेटिव आ सकता है, स्लो मूविंग गुड्स है ना, तो लॉस मेकिंग हो सकता है वो। तो जीपी परसेंटेज नॉर्मल वाला कॉलम से लीजिएगा। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग में भी जब आप जीपी परसेंटेज को यूज करेंगे ना, तो नॉर्मल गुड्स वाले कॉलम में ही यूज कीजिएगा। लास्ट में जब आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तो मान लो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग में 2 ठो स्टॉक निकाले, नॉर्मल गुड्स का स्टॉक निकला 40,000 और अब नॉर्मल गुड्स का स्टॉक निकला 5,000। तो आप जब वो क्लेम का टेबल बनाएंगे ना, जहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिखेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला काम जब करेंगे, तो यहां जो स्टॉक लिखेंगे ना, तो वहां पे 40 + 5 45 लिख दीजिएगा, क्योंकि आग नॉर्मल गुड्स में भी लगी है, अब नॉर्मल गुड्स में भी लगी है, जला दोनों समान है, क्लेम हमें दोनों का मिलेगा। तो आप यहां 45,000 लिख दीजिएगा, फिर साल्वेज स्क्रैप माइनस करके लॉस, फिर लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू बाई स्टॉक, एवरेज क्लॉज लग के क्लेम निकल जाएगा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कई बार क्वेश्चन पेपर लिख देता है कि ये जो अब नॉर्मल गुड्स है 5,000, ये तो कॉस्ट है, आप तो कॉस्ट पे बनाए हो, इसका एक्चुअल में एनआरवी इज ओनली 2,000 रुपया। तो आप तो ट्रेडिंग बनाओगे तो वहां 5,000 ही निकलेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में 5 ही निकलेगा। लेकिन आप जो लॉस का टेबल बनाओगे ना क्लेम वाला, यहां पे 40 + 5 नहीं लिख के 40 + 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको 42,000 का क्लेम देगी, 45 का नहीं, क्योंकि वो बोलेगी कि 5,000 से जो 2,000 आपका एनआरवी आ गया, वो तो आपके बिजनेस का लॉस है, वो आग लगने का लॉस थोड़ी है। आग तो 42,000 के माल में लगा है, 45 के माल में नहीं लगा है। तो अगर आपके स्टॉक का एनआरवी नीचे हो गया है, तो क्लेम वाला टेबल में स्टॉक लिखते वक्त एनआरवी पर उसको लिखिएगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर क्लेम कंप्यूटेशन कर लीजिएगा। 5 चीजों का स्पेशल ध्यान दीजिएगा: ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, मैं ठीक से लिखता हूं, गुड्स विड्रॉन, goods distributed as free sample, goods sent to branch, goods sent on consignment, goods sent on sale or approval। ये 5 स्पेशल आइटम इंश्योरेंस क्लेम के मेमोरेंडम ट्रेडिंग के चैप्टर में बड़ा रेलेवेंट रोल प्ले करते हैं। चारों गुड्स से रिलेटेड है, तो चारों ट्रेडिंग में आएंगे, चारों मेमोरेंडम ट्रेडिंग में आएंगे। अगर पिछले पूरे साल का ट्रेडिंग बन रहा है और साल भर में ये सब हुआ है तो ये आएगा। करंट ईयर 2.5 महीना का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन रहा है, उसमें अगर ये सब आइटम है तो आएगा। 5 आइटम एक्स्ट्रा याद रखिएगा: गुड्स विड्रॉन को और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय मैं परचेज से लेस करने की आदत रखता हूं। मेरा आदत है मैं इन आइटम को परचेज से लेस करता हूं, और इन तीनों आइटम को भी मैं परचेज से लेस कर सकता हूं, पर मेरी आदत है मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखता हूं। आंसर सेम आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीपी सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक सेम आएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे भाई परचेज से माइनस कर दो या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो, बात तो बराबर ही है। पर मेरी आदत है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस को हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और गुड्स विड्रॉन और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम परचेज से माइनस करते हैं। लेकिन एक चीज इंश्योर करते हैं कि ये तीनों आइटम, 5 आइटम जब भी हम ट्रेडिंग में लिखेंगे हम कॉस्ट पर लिखेंगे। तो कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए ना
इसको मार्केट प्राइस पे या सेल वैल्यू पे दे देता है। तो सेल वैल्यू से जीपी परसेंटेज माइनस करने से कॉस्ट निकलता है। तो ये 5 आइटम को जब भी आप ट्रेडिंग में लिखने जाओगे कॉस्ट निकाल कर लिखना, ये भूलना मत। एक चीज और, जैसा मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज 20% है 1920 का, उसको हम लोग करेंट ईयर के 2.5 महीना वाला पीएल में यूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज 20% था पर इस बार 5% ज्यादा, तो जीपी परसेंट को 25% कर लेंगे। कई बार ऐसा भी लिख के देता है कि लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज 20% पर करंट ईयर में सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गया है। मतलब पिछली बार सेलिंग प्राइस 100 था, पिछली बार कॉस्ट प्राइस 80 था, इसीलिए जीपी 20% था, 20% ऑन सेल। इस बार सेलिंग प्राइस 110 हो गया है पर कॉस्ट प्राइस तो 80 है, इसलिए जीपी 30 हो गया है। पर वो 30% नहीं है, 30/110 इज द जीपी परसेंट। तो इस बार आप सीधे 20 + 10 30% मत कर देना कि 10% सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो 10% जीपी बढ़ गया। नो, जीपी परसेंटेज इज 30/110%। तो नया जीपी परसेंटेज निकालना पड़ता है इस तरीके से। सिमिलरली कई बार साली सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस भी चेंज होती है, तो सेलिंग प्राइस बदल दिए कॉस्ट प्राइस बदल दिए, अकॉर्डिंगली जीपी परसेंटेज आ जाता है। कई बार क्या होता है जीपी परसेंटेज भी 4-5 तो रहता है। एजेंट को माल बेचे 20% जीपी पे, डीलर को माल बेचे 30% जीपी पे, बॉम्बे माल बेचे 40% जीपी पे, महेश को माल दिए 50% जीपी पे। तो अलग अलग अगर जीपी परसेंटेज हो तो डरना मत, 4-5 तो जीपी इनर कॉलम में निकाल के एक साथ जोड़ लेना। मतलब कुछ इस तरह का ट्रेडिंग बना लेना, सेल टू एजेंट, सेल टू डीलर, सेल टू बॉम्बे पीपल, सेल टू चेन्नई पीपल, ऐसे 4 ठो जीपी 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 जीपी। कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद तो क्लेम कंप्यूटेशन तो इजी ही है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता था, वो ये कि जैसे कई बार आपको लिख के देगा कि माय क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख, नॉर्मल अब नॉर्मल गुड्स मिला करके है, और लिख देगा इसके अंदर कुछ गुड्स ऐसा है, कुछ गुड्स इसके अंदर ऐसा है जिसका कॉस्टिंग 9,000 है, लेकिन दे आर रिटेन ऑफ बाई 2,000 रुपया, और वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। रिटेन ऑफ होने के बाद 2,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है। माने 2,000 रिटेन ऑफ होने के बाद, माने 9,000 में 2,000 रिटेन ऑफ होने के बाद 7,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो उसमें हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि आप इस तरह का एक वर्किंग बना दो, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, एड रिटेन ऑफ 2,000, तो ये हो गया नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट 1,02,000। अब इसमें अबनॉर्मल गुड्स जो ये वाला अबनॉर्मल गुड्स जिसको राइट ऑफ कर रहे हो, उसका कॉस्ट अगर 9,000 है तो नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट हो गया 93,000। अब आप बोलेंगे सर नॉर्मल अबनॉर्मल अलग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग हो या मेमोरेंडम ट्रेडिंग हो, नॉर्मल और अबनॉर्मल गुड्स के 2 कॉलम बनाते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। और दोनों का कॉस्ट इसलिए निकाला क्योंकि मैंने आपको बोला था चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मेमोरेंडम ट्रेडिंग हो, कॉस्ट पे ही स्टॉक को वैल्यू करके सम बनाइएगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे अरे सर यहां तो मालूम ही चल रहा है कि 7,000 रुपया का माल 1 लाख में घुसा हुआ है, तो 7,000 अब नॉर्मल गुड्स का प्राइस हो गया और नॉर्मल गुड्स का 93,000 हो गया। हाँ वही किए हम, पर हम दूसरा स्टाइल से किए। हमको 9,000 यहां लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग दोनों में कॉस्ट लिखना चाहते हैं, नहीं तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे गलती कर देते हैं। सो दिस इज द स्टोरी और रिवीजन स्टोरी ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक।
अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। मेमोरी ड्रिवन है ये, इसका रिवीजन का क्लास नहीं भी कराते तो चलता, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन करा देते हैं, फिर आप बैठ करके आराम से सम बनाते रहिएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट का स्टोरी स्टार्ट होता है लॉस ऑफ स्टॉक का स्टोरी जहां पे खत्म होता है। मान लो कोई सम में फायर लगा 1 अगस्त 2020 को, तो 1 अगस्त 2020 को फायर लगा। इस दिन का स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपके क्लेम कंप्यूटेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में काम आ जाएगा। लेकिन सोचो कि 1 अगस्त के बाद मान लो 1/12/2020 तक तेरा बिजनेस डिस्टर्ब्ड रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा 4 मंथ्स क्या हुआ? माई बिजनेस वॉज डिस्टर्ब्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड। अपना बिजनेस डिस्टर्ब्ड था 4 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इस पीरियड में हम लोग बहुत कम सेल कर पाए। तो हम जितना कम सेल कर पाए पिछले साल के कंपैरिजन में, उतना मेरे को प्रॉफिट भी कम हुआ उसके हिसाब से। तो वो जो प्रॉफिट मेरा लॉस हुआ, जो कम प्रॉफिट हुआ, उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उसका भी क्लेम देता है। आइए हम लोग इसको रिवीजन करते हैं कि मान लो मेरे पास एक लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसका सम अस्योर्ड है मान लो 5 लाख रुपया पॉलिसी वैल्यू, और मान लो 1 अगस्त को आग लगा, पंचू एक बार नीचे आएगा, और 1 अगस्त के बाद 1 दिसंबर 2020 को तक मैं डिस्टर्ब रहा। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा 1/8/2019 लास्ट ईयर से 1/12/2019 तक एक्चुअल सेल कितना हुआ था। मान लो 20 लाख। क्या आपके बिजनेस में कोई ग्रोइंग या डी ग्रोइंग ट्रेंड है? तो ट्रेंड निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो पिछले 3-4 साल का सेल देख के पता कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस में ट्रेंड कैसा है, और नहीं तो करेंट ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस सम के हिसाब से। मान लो मेरा साल अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मेरा अगस्त में आग लगा ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मेरा बिजनेस नॉर्मल चला था, अच्छा चला था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑफ द करेंट ईयर का सेल देख के पिछले साल का अप्रैल, मई, जून, जुलाई से कंपेयर करके हम ट्रेंड या ग्रोथ पर, ट्रेंड माने ग्रोथ, हम ग्रोथ पता कर सकते हैं। तो वो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि ग्रोथ विल बी टेकन एज ग्रोथ ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स, एवरेज ग्रोथ ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स। या वो बोल देगा ग्रोथ विल बी टेकन बाय फाइंडिंग द करेंट ईयर्स पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट ऑफ फायर कंपेयर्ड विथ लास्ट ईयर सेम पीरियड। तो अप्रैल में जून जुलाई इस साल में मान लो 12 लाख का सेल था, और अप्रैल में जून जुलाई पिछले साल 10 लाख का सेल था, तो 10 लाख का सेल 12 लाख बन गया, माने 20% ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ वैसे भी निकल सकता है, 3-4 साल का सेल देख के भी निकल सकता है। 3-4 डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, आपको डेटा कैसा दिया हुआ है। 3-4 साल का डेटा देने से 3-4 साल वाला ग्रोथ ज्यादा ऑथेंटिक होता है। क्वेश्चन पेपर बता देता है, हिंट दे देता है। तो मान लो मेरा बिजनेस इज ग्रोइंग एट 20% रेट, तो अगर आग नहीं लगा होता अप्रैल में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पिछला साल हम 20 लाख सेल किए थे, इस बार अगर आग नहीं लगा होता तो हम 20% से ग्रो करते तो 4 लाख रुपया मेरा और ग्रोथ हो जाता, हम टोटल 24 लाख रुपया सेल कर लिए होते। लेकिन मेरा एक्चुअल सेल जो आया इस 4 मंथ में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, दैट वाज ओनली 9 lakhs बिकॉज ऑफ फायर द बिजनेस वाज थरोली डिसऑर्गेनाइज्ड। तो मेरा सेल सिर्फ 9 लाख आया। तो व्हाट इज 15 लाख? 15 लाख इज माई शॉर्ट सेल्स। इसको आप वर्किंग नोट नंबर 1 बोल सकते हो कि फाइंड आउट शॉर्ट सेल्स। इसको रिडक्शन इन टर्नओवर भी बोलते हैं, रिडक्शन इन टर्नओवर। ठीक, अब इसमें जीपी रेशियो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसका जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑब्वियसली डेटा लास्ट ईयर से लेना पड़ता है, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले रिवीजन में भी जीपी रेशियो पिछले साल का लिए थे, यहां भी जीपी रेशियो पिछले साल का लेना है, बट इट्स नॉट जीपी बाई सेल्स, नॉट जीपी बाई सेल्स, इट्स नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेज इंश्योर्ड। स्टैंडिंग चार्जेज फिक्स्ड एक्सपेंस को बोलते हैं, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, ये सब। इसका जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है उसको नेट प्रॉफिट से जोड़ के सेल से डिवाइड कर दिए, तो मान लो जीपी रेशियो निकला 12%। सम में अगर बोल देगा ये तो पिछला साल का जीपी परसेंटेज, इस साल का जीपी परसेंटेज 2% कम लेना है, तो 12 की जगह 10 ले लीजिएगा, 3 ज्यादा लेना है 12 की जगह 15 ले लीजिएगा, कुछ नहीं बोला 12 ले लीजिएगा। पर जीपी परसेंटेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर डेटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। ये 15 लाख इंटू 12% इज कॉल्ड लॉस ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो, तो 15 लाख इंटू 12% आया 1,80,000। ये अपना लॉस ऑफ जीपी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी हमको इस चीज का क्लेम दे देगा, ये तरीका है कंप्यूट करने का। अब उसके बाद एक स्टोरी आता है, हम लोग उसको बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्चुअली लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में ये साफ लिखा हुआ रहता है कि इन एडिशन टू द लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यू विल बी गिवन द क्लेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस विच यू हैव इनकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फायर टू ब्रिंग बैक द नॉर्मलसी इन योर बिजनेस। बट उस एडिशनल एक्सपेंस का हम आपको कितना क्लेम देंगे, दैट इज सब्जेक्ट टू 3 लिमिट्स। तो मान लो आग लगने के बाद आपने 40,000 रुपया खर्चा किया बिजनेस को नॉर्मल लाने में, रेंट में, दूसरी जगह शिफ्ट करने में, वहां का भाड़ा देने में 40,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि ये जो आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस है हम इसका क्लेम दे देंगे, पर सब्जेक्ट टू 2 मोर लिमिट्स। बोला व्हाट इज द सेकेंड लिमिट? सेकेंड लिमिट इज जीपी ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंस। आप ये खर्चा क्यों किए? बिजनेस में नॉर्मलसी लाने के लिए। तो नॉर्मलसी लाने के बाद कुछ तो सेल बढ़ा होगा ना इस खर्चा के कारण। मतलब आप का बिजनेस नॉर्मल दिसंबर में हो गया था, अगस्त के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप डिस्टर्ब रहे, तो आप टोटल सेल 9 लाख किए। तो अगर खर्चा नहीं करते, 40,000 जो आप खर्चा किए उसका तो कंट्रीब्यूशन है ना इस 9 लाख का सेल पैदा करने में। अगर आप 40 लाख में 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते तो कितना सेल होता? तो मान लो कंपनी बोला 1 रुपया भी सेल नहीं होता। तो अगर 1 रुपया भी सेल नहीं होता वो कंपनी अगर बोलता है तो फुल 9 लाख इज द इंक्रीमेंटल सेल्स। तो आप उस 9 लाख रुपीस के ऊपर 12% का जो आपका जीपी रेशियो है, 12% पिछले एग्जांपल में था ना, 12% लगा दीजिएगा। 12 नमा 108, 1,08,000। दोनों में विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। तीसरा भी निकलेगा, तीनों में विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर यही इस क्वेश्चन में बोल देता कि अगर खर्चा नहीं भी होता 40,000 तो भी मेरा 6 लाख का सेल तो आता ही आता। 6 लाख का सेल तो हम ऐसे भी लाते बिना खर्चा के भी। तो बोला खर्चा के कारण कितना इंक्रीमेंटल सेल हुआ? द आंसर इज 3 लाख। तो इंक्रीमेंटल सेल का 12% लेना है, तो फिर वहां पे 9 लाख की जगह आपको 3 लाख लेना पड़ता। 3 लाख इंटू 12% 36,000। और तीसरा है एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाई जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लॉजिक इसका किसी के बाप को नहीं पता, सीधा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो एडिशनल एक्सपेंस तो एक्चुअल वाला वही 40,000 लेना है, ये वाला। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया जो स्टैंडिंग चार्जेस आपने इंश्योर कराया था और जितना अनइंश्योर्ड छोड़ दिया था। क्वेश्चन में वो दिख जाता है, नहीं तो पीएल से दिख जाएगा। वो लास्ट ईयर के पीएल में सारे फिक्स्ड एक्सपेंस आपको मिल जाएंगे। मान लो सारे फिक्स्ड एक्सपेंस में सैलरी, रेंट और प्रिंटिंग है 2 लाख रुपया मिला के सब, उसमें से आपने इंश्योर करा लिया 180, तो 20,000 अनइंश्योर्ड हो गया।
कई बार अनइंश्योर्ड अलग से क्वेश्चन पेपर में लिख देता है तो वहां से ले लेंगे। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ढूंढना कोई बड़ा बात नहीं है। रहा बात जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ढूंढना, तो इसका स्टेप क्या है कि पहले एनुअल टर्नओवर पता करो। किसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर? आग लगने के ठीक पीछे का 12 महीना का सेल। इस क्वेश्चन में कितना है नहीं दिया है। पीरियड कौन सा? पिछले साल का 1 अगस्त 19 से लेके इस साल का 1 अगस्त 20 का सेल। लास्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ अगस्त से इस साल का एंड ऑफ जुलाई। यह सेल क्वेश्चन पेपर में डेटा में दिया रहेगा। अगर यह नहीं दिया तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट ईयर का 8 महीना का सेल जुगाड़ करो। मान लो 15 लाख कहीं से पता चला। करेंट ईयर का 4 महीना का सेल जुगाड़ करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मान लो पता चला 3 लाख कहीं से पता चला, तो टोटल एनुअल टर्नओवर आ गया 18 लाख। एनुअल टर्नओवर मींस आग लगने के पीछे का 12 महीना का सेल। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लेना है। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मींस इसमें ग्रोथ यूज करना है। ग्रोथ अगर यूज करना है, इस सेल में आप ग्रोथ यूज नहीं कर सकते 3 लाख में, क्योंकि 3 लाख ऑलरेडी करंट ईयर का है, वो ऑलरेडी ग्रोथ एडजस्टेड है। करंट ईयर में तो ग्रोथ एडजस्ट हो गया होगा ना, सेल तो बढ़ के आया होगा ना। तो अगर आपका ग्रोथ से 20% है तो वो 20% खाली 15 लाख में यूज कीजिएगा। ग्रोथ अगर 6% है खाली 15 लाख में यूज कीजिएगा। तो से द ग्रोथ इज 20%, तो 15 लाख इंटू 20%। और अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं पता चल रहा है कौन सा करंट ईयर का सेल है कौन सा लास्ट ईयर का सेल है, तो पूरे साल में ग्रोथ लगा दीजिएगा। नीचे में एजम्पशन दे दीजिएगा कि वी हैव यूज्ड द ग्रोथ रेट फॉर द फुल ईयर बिकॉज वी हैड नो डेटा। बट इफ यू हैव डेटा तो करंट ईयर के सेल में ग्रोथ रेट यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड विद द ग्रोथ रेट रहेगा, क्योंकि वो करंट ईयर का है। ग्रोथ रेट लगा दिए 3 लाख, 15 पर 15 लाख का 20%। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गया 21 लाख। इस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इज 12% ऑन 21 लाख। जो भी 12% ऑन 21 लाख आया 2,52,000। ये 2,52,000 रुपया का फिगर यहां पे यूज करना है। तो 40,000 इंटू 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,52,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मान लो सब मिलाकर के आंसर आया 39,000। अब ये 3 खर्चा है, 40,000, 36,000, 39,000। एक्चुअल एक्सपेंस जीपी ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स और एक्चुअल एक्सपेंस इंटू जीपी ऑन ऑटो बाई जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लोएस्ट 36,000 आया। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता हम लोएस्ट का क्लेम दे देंगे। अब आया अपना 5th स्टेप, जिसमें हम लोग लॉस अमाउंट निकालते हैं। लॉस अमाउंट में सबसे पहले हम लोग लेंगे लॉस ऑफ जीपी। जो मेरा लॉस ऑफ जीपी आया था 1,80,000 से फिर हम लेंगे एडिशनल एक्सपेंस, जिसमें हम लोअर ऑफ द 3 लेंगे 36,000, ये वाला। फिर हम पता करेंगे मेरा कुछ भी सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हुआ है क्या। मतलब हम जो ये 4 महीना काम किए तो कटेल्ड ऑपरेशन था ना, बिजनेस तो कम करके चलाए हैं, तो मेरे कुछ सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग जो मैंने इंश्योर कराया था उसमें कुछ बचत हुई है क्या। मान लो बचत हुई है 4,000, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता अगर आपने खर्चा में कुछ बचत किया है तो आपका लॉस उतना से कम हो गया। जैसे सैल्वेज नहीं था क्या स्टॉक में, ये सैल्वेज है एक तरह का, खर्चा बचा लिए। तो फिर मेरा फाइनल लॉस हुआ 2,12,000। दिस इज माई लॉस। लॉस ऑफ जीपी, एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग। अब इसमें भी एवरेज क्लॉज लगता है इन ऑर्डर टू फाइंड द क्लेम, एंड द आंसर इज क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू बाई जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो लॉस तो हम लोगों का 2,12,000 है, जो अभी पीछे में निकाले थे। तो लॉस लिख लिए। पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा,
और जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो अभी हम लोगों ने निकाला था, ये वाला जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये रहा 2,52,000। तो ये यहां 252 लिख दिए। यहां पॉलिसी वैल्यू, तो मान लो पॉलिसी हम लोग 2 लाख का लिए थे, तो यहां 2 लाख लिख दिए। अच्छा, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट कि पॉलिसी वैल्यू अगर छोटा रहेगा जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से, इस अमाउंट से अगर पॉलिसी वैल्यू छोटा रहेगा तभी एवरेज क्लॉज लगेगा, तभी आपको क्लेम प्रोपोर्शनेट होगा। अगर पॉलिसी वैल्यू बड़ा है तो फुल लॉस विल बी योर क्लेम, डोंट यूज द एवरेज क्लॉज। पर मान लो मेरा पॉलिसी वैल्यू 2 लाख है, तो 212 इंटू 2 लाख बाई 252, 1,68,253, इतने रुपये का हम लोगों को क्लेम मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ रिवीजन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू। सम्स बनाइए अब बैठ करके, एकदम दमादम करके, एकदम फटाफट करके, ठीक है, जैसा मैंने बोला था। हेल्प हो रहा है तो चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।